नमस्कार, आप देख रहे क्वेश्चन आवर। मैं हूं रमेश भट्ट। क्वेश्चन आवर में आज हमारी खास पेशकश है सब पर नजर है। मोदी एक ऑलराउंडर कैप्टन की तरह सरकार से लेकर अफसरशाही तक और मंत्रियों के व्यवहार से लेकर उनके स्टाफ तक हर जगह नजर रख रहे हैं। सरकार में आने के बाद से हर चीज नमो स्कैनर से होकर गुजर रही है। सत्ता में 30 दिन पूरे कर चुके नरेंद्र मोदी की नजर मंत्री से लेकर संतरी तक सब पर है। मंत्री से लेकर अफसर तक और पॉलिसी से लेकर पावर पॉलिटिक्स तक हर जगह नमो मंत्र सुनाई दे रहा है। मोदी के स्कैनर में मंत्रियों के बाद मंत्रालय के अफसरों को भी शामिल कर लिया गया है। मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ साथ अपने अफसरों से भी कहा है कि वो अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। सरकार ने फैसला किया है कि ग्रुप ए के सभी अधिकारियों की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाएगा। सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता था, लेकिन अब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता था। अब पहली बार मोदी सरकार इसे सार्वजनिक करेगी। अधिकारियों के कामकाज को दुरुस्त करने के लिए मोदी ने ये भी फैसला लिया है कि उन अधिकारियों की तरक्की नहीं की जाएगी जो काम में लापरवाह हैं। इसको पब्लिक डोमेन में लाने से क्या फायदा है, मेरी समझ नहीं आ रही। क्योंकि डिक्लेयर करने से मतलब ये था कि जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ इसे इसके पास प्रॉपर्टी है, ये नहीं है, तो बाद में लोग उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसको पब्लिक डोमेन में लाने का क्या फायदा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, मोदी ने बेहतर रिजल्ट के लिए अधिकारियों से नए नए आइडिया पर काम करने के लिए कहा है। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। इसके तहत अधिकारियों को हुनर साबित करने का मौका मिलेगा। उनके काम को अप्रेजल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मंत्रालयों से कहा गया है कि वो बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करें। जो शासकीय व्यवस्था में लोग बैठे हैं, अधिकतम मुझे वो लोग मिले जो कुछ से कुछ करना चाहते। अगर थोड़ा सा कोई उनको लीडरशिप दे, सही दिशा दे और राष्ट्र हित के लिए ही काम करने के लिए प्रेरित करें, तो शासन में बैठे हुए वही पुराने लोग उत्तम से उत्तम काम करने के लिए तैयार हैं। मोदी ने नए आइडिया को प्रमोट करने के लिए निर्देश दिया है कि हर ऑफिस में आइडिया बॉक्स लगाया जाए। इसमें हर अधिकारी अपना आइडिया देगा। हर ऑफिस में महीने का बेस्ट कर्मचारी घोषित किया जाएगा। अधिकारियों में विश्वास बहाली के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छी संस्थाओं के विद्यार्थियों को मंत्रालयों में इंटर्नशिप के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कुल मिलाकर मोदी की कोशिश है कि मंत्रालय में कामकाज के पुराने ढर्रे को बदला जाए और नए वक्त की चुनौतियों के मद्देनजर सरकार के काम को चुस्त दुरुस्त किया जाए। टीम न्यूज नेशन। तो नरेंद्र मोदी एक नए फॉर्मूले के साथ आए हैं। उनका फॉर्मूला है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अपने चुनावी अभियान के दौरान वो साफ कर चुके थे कि वो कैसा भारत चाहते हैं और पहले दिन से वो उसी तर्ज पे लगे हैं। लेकिन सवाल इस बात का लेकर है, नरेंद्र मोदी जो सब पर नजर रख रहे हैं, जो सबके कार्यशैली को टटोल रहे हैं, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी का फॉर्मूला तय करने की बात की है, ईजीएम और जीएम को जिन्होंने खारिज कर दिया, आगे आने वाले वक्त में क्या वाकई भारत के अच्छे दिन आएंगे या नहीं, इसी पे चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ क्वेश्चन आवर में जुड़ चुके हैं मीम अफजल साहब। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं श्याम जाजू साहब और शैलजा चंद्रा। आपका अच्छा खासा अनुभव है ब्यूरोक्रेसी में। शैलजा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपको लगता था कि अब तक फैसलों में डीले ली जाती थी, ब्यूरोक्रेट्स को काम करने का मौका नहीं दिया जाता था या स्वतंत्रता के साथ उसे काम करने का मौका नहीं मिलता था, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो ब्यूरोक्रेट तबका है उसमें काम करने की एक नई लहर पैदा हुई है, आप ऐसा मानती हैं? मुझे लगता है कि ये लहर तो अच्छी बात है और जरूर ये स्थापित है, क्योंकि नेतृत्व की बहुत जरूरत थी। ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्शन की जरूरत होती है। हर वक्त वो सिर्फ अपने सेक्रेटरी और मंत्री को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कहाँ तक कामकाज हो या प्रपोजल हो वो मंजूर होता है और कितनी क्षमता है पूरे सिस्टम में कि जब कुछ प्रॉमिस करते हैं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि ये नेतृत्व और इनके जो कदम जो उठाए हैं, जो सुनाए हैं, उससे बहुत ज्यादा उत्सुकता होगी ब्यूरोक्रेसी में
और एक कॉम्पिटिटिवनेस, हेल्थी कॉम्पिटिटिवनेस भी पैदा हो जाएगी। ये अच्छी बात है। शैलजा जी, आपको नहीं लगता कि ये बहुत जरूरी था किसी माने वो पिछले इतने सालों से कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, क्योंकि एक टाइम फ्रेम के तहत आप अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। बिकॉज डीले प्रैक्टिसेस जो थी वो हमारी ना सिर्फ इकोनॉमी को बल्कि भारत को पीछे धकेल रही थी। नहीं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको ये टारगेट दिया है और ये अचीव करना है, नंबर्स की बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब पॉलिसी बनती है या इम्प्लीमेंट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी को कई साधन है जिससे वो इधर से उधर बात को टाल सकते हैं। लॉ को भेज दिया, फाइनेंस को भेज दिया, प्लानिंग कमीशन को भेज दिया, मिनिस्ट्री में गया है, ये कमिटी में गया है, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास। अब मुझे लगता है कि ये जो एक्सक्यूजेस थे अपने कंधों से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालने की, वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो मैसेज दे रहे, संदेश दे रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप काम करें। और जिनको अनुभव है, पता चलता है, बहुत जल्दी पता चलता है कि कौन। बिल्कुल शैलजा जी, आपने जो बात रखी है, मैं मीम अफजल साहब के पास वो बात ले जाना चाहता हूं। मीम अफजल साहब, आपको भी लगता है कि सही मार्गदर्शन, सही नेतृत्व आपको काम करने में न सिर्फ आपकी पारदर्शिता लाती है बल्कि काम करने में तेजी आती है? बिकॉज आपके समय में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बने थे, उनमें इतने डीले हो रहे थे क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों में मतभेद थे। उन मतभेदों में समन्वय लाने के लिए ये फॉर्म हुए थे। आपको लगता है नेतृत्व मजबूत बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो भट्ट साहब मैं आपको ये बताऊं कि कोई नई बात नहीं हो रही है। अभी आपने बताया कि साहब सबको कहा गया है अपना ब्यौरा। ये ब्यौरा देने का जो सिस्टम है ये आज से लागू नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। ये 12, 13, 14 साल पहले से लागू है। हर ब्यूरोक्रेट को अपनी प्रॉपर्टी का और अपनी एसेट्स का ब्यौरा देना पड़ता है। आपने कहा इसको सार्वजनिक किया जाएगा, वो तो आप आरटीआई लगा के जिसका चाहें जब चाहते ले लेते। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक फर्क हमारे काम करने में और इनके काम करने में ये जरूर है कि चूंकि मीडिया ने इनको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है, इलेक्शन के दौरान भी और अब भी, तो इन्होंने ये समझा है कि पब्लिसिटी ज्यादा करो और हर चीज को ये प्रेस। मिसाल के तौर पर अभी मैं जब रेल का हादसा हुआ, सुबह को रेल मंत्री यहां से गए, सुबह एक खबर आई, दोपहर को जब पटना पहुंचे तो वहां से एक खबर आई, पटना पहुंच गए। उसके बाद वो छपरा पहुंचे तो वहां से आई। उसके बाद एक आया कि उन्होंने आशंका दिखाई है कि इसके अंदर, तो एक दिन के अंदर रेल मंत्री और एक हादसे के मुतालिक 5 खबरें दिखाई गई। लेकिन मीम अफजल साहब, लोगों को ये लग रहा है सरकार बड़ी एक्टिव है। सरकार पहले भी एक्टिव होती थी कि हमारे देश में अगर कोई प्रधानमंत्री कहता है साहब स्टेट और सेंटर के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आप 90 डेज में स्टेट के कंसर्न को एड्रेस करिए। अगर कोई प्रधानमंत्री ये कहता है कि साहब आप जनरल पब्लिक के ग्रीवांसेस को भी गंभीरता से लीजिए, इसलिए सोशल मीडिया पे आप ज्यादा तवज्जो दीजिए। तीसरा वो कहता है कि साहब सेना को बेहतर संसाधन देना हमारी प्राथमिकता में है और साथ ही साथ आप रेड टेपिज्म खत्म करिए, अकाउंटेबल बनिए और ज्यादा तेजी से काम करिए। इसमें गलत क्या है? कोई गलत ही नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि ये गलत है? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये पहले भी कहा जाता था, इसकी पब्लिसिटी नहीं होती थी, आज पब्लिसिटी बहुत हो रही है। अभी शैलजा जी यहाँ बात कर रही थी, दिल्ली की बहुत बड़ी अधिकारी रही हैं, बड़ा लंबा तजुर्बा है उनका। उन्होंने अभी फरमाया कि जो एक डिले प्रोसेस होता था कि यहाँ लीगल सेक्शन को भेज दी फाइल, इधर भेज दी उधर भेज दी, वो शायद नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ शैलजा जी से, क्या उनको जिंदगी में कभी किसी पॉलिटिशियन ने ये कहा है कि आप इसको डिले कीजिए? जी, ये जो ब्यूरोक्रेटिक डिले होते थे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक डिले इसलिए क्योंकि आपके कार्यकाल में अधिकारी फैसला लेने से डर रहे थे। बिकॉज जिस तरह से एक के बाद एक स्कैम आए, ये सब लोग जानते हैं कि अधिकारी फैसला नहीं लेना चाहते थे। ये बात तो वो तो आज भी हो सकता है। अभी तो सरकार शुरू हुई है, आप वो तो आज भी हो सकता है। आप आज ये बात कह रहे हैं, अभी तो 1 महीना हुआ है सरकार को। जब ये फैसले लेंगे और उन फैसलों में कहीं गलती होगी तो वही होगा जो पहले होता था। कि काम पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। आप लोगों की जो एक्सपर्टीज है ना मार्केटिंग में,
आप अपनी मार्केटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, ये आप पे आरोप है मीम अफजल साहब का। नया कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। नया क्या, सब पुराना कर रहे हैं भट्ट साहब। जो हमारी पॉलिसी है सब उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी तक तो सरकार ने ये इंप्रेशन दिया है कि सरकार पिछली सरकार की कार्बन कॉपी है, फोटोस्टेट मशीनरी है, फोटोस्टेट है। श्याम जाजू साहब, मेरी आवाज अब तक आ रही है? आ रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, काम कम मार्केटिंग ज्यादा हो रहा है। ऐसा है, अभी तक 30 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। कोई भी भारत जैसे खंडप्राय देश में 30 दिन का कार्यकाल में कोई सरकार का तुरंत मूल्यांकन करना, ये उस सरकार पर अन्याय करना है। जहां तक अभी अधिकारियों के अकाउंटेबिलिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है, और हमारे नीम अफजल साहब कह रहे हैं कि ये तो सब हमारे कांग्रेस की कार्बन कॉपी है। ये सब कानून पहले ही था, ये मुझे भी मालूम है कि कानून पहले भी था, पर सवाल ये है उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा था। अधिकारियों की संपत्ति लिखा के लेना, और आज लिखा गया है कि 298 ए ग्रुप के अधिकारी है जिन्होंने वो काम किया ही नहीं। कुछ लोग तो रिटायर भी हो गए, आज तक उनका क्यों नहीं आया। इस पर जो कहने की मॉरल अथॉरिटी है वो कांग्रेस के पास नहीं थी। अगर किसी के पास मैं उंगली उठाऊंगा तो मेरा दामन मेरे को साफ चाहिए। अधिकारियों से काम लेने के लिए जो मॉरल अथॉरिटी चाहिए, कानून का क्रियान्वयन करने के लिए अपने को जो नैतिक आधार चाहिए, वो नैतिक आधार का अभाव था। इसलिए लेकिन श्याम जाजू साहब, आप भी जानते हैं कि भारत जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला कंट्री है। यहां सिर्फ आप प्रोग्राम और पॉलिसी बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपके पास एक कमिटेड प्राइम मिनिस्टर है? इस देश को 29 कमिटेड चीफ मिनिस्टर भी चाहिए सर, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, अगर आप एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। सवाल ये तो अधिकारियों के लिए तो कानून है, पर मंत्रियों को भी उन्होंने आग्रह किया है कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल मेरे को आपको देना है। इससे क्या साबित हो रहा है कि इससे वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्रिस्टल स्पष्ट है। कोई भी करप्शन को वो जीरो टॉलरेंस करना चाहते हैं। इसलिए श्याम जाजू साहब, मंत्रियों में बेचैनी है इस बात को लेकर। वो अपने मंत्री हो, एमपी हो या अधिकारी हो, सबसे उनकी यही अपेक्षा है और उसी प्रकार का आग्रह उन्होंने किया है। शैलजा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपका लंबा अनुभव रहा है, आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, हम हमेशा ये सुनते हैं कि साहब बाबू लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल पैदा कर देते हैं, कोई काम आसान भी होगा, आपने खुद कहा, उसे और मुश्किल बना देते हैं। आपको लगता है कि इस देश में जो रेपटेपिज्म है, जो डीले प्रैक्टिसेस हैं, जो देरी से फाइल को क्लियर करने की बात है, इसमें तेजी लानी चाहिए। जितनी तेजी से फैसले लिए जाएंगे, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और ये जब तक नहीं साफ होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते।